हेलो एस्पायरेंट्स, आज हम बात करेंगे 2018-2 के पेपर की। इसमें हम बात करेंगे पार्ट बी की, जिसे गैट के नाम से जाना जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट बी में, जिसमें एक पार्ट होगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही जर्नल स्टडीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गैट के पेपर में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पर हम गैट का जो मेन पार्ट है, जिसे हम जर्नल स्टडीज़ का नाम से जानते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिज़िक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एनालिसिस। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा डायरेक्शंस। द फॉलोइंग 6 आइटम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल में इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करते हुए, बताती हुए, समझाती हुए चलूँगी। ये शुरू के हमेशा ही एनडीए में 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, यानी कि उनमें तथ्यात्मक कथनों के ऊपर सवाल किए जाते हैं। और यहाँ पे इस तरह से कोड होता है ABCD, जो आपका ऑप्शंस है कि आपको A मार्क करना है, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया होगा और स्टेटमेंट 2 दिया होगा, तो आपको अपना यहाँ एनालिटिकल माइंड अप्लाई करना है और देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, और वही स्टेटमेंट फर्स्ट या दूसरे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, यानी स्पष्टीकरण है, या फिर दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग तो ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे जो सेकंड स्टेटमेंट है वह पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। सी ऑप्शन कहेगा कि स्टेटमेंट 1 सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, और स्टेटमेंट डी कहेगा कि एक सही है लेकिन दूसरा, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। ओके, तो अब आपको दोनों ही स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम भी लगता है, हम सोचते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। ध्वनि तरंग का तारतम्य इसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है। और कथन 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जो ध्वनि तरंग की प्रबलता होती है वो इसके आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ओके, जो साउंड वेव्स होती हैं, ओके, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, साउंड की पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना। तो स्टेटमेंट 1 सही है, इसी तरह से स्टेटमेंट 2 भी सही है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग सही हैं, पर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ओके, तो ये या ऐसा समझ सकते हैं स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 पे डिपेंडेंट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, तो 51 का राइट आंसर बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। नाउ नेक्स्ट 52 क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन है ये भी। तो इसके स्टेटमेंट को देखते हैं कि साउंड वेव कांट प्रोपगेट इन वैक्यूम, और सेकंड कह रहा है साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव एंड रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपगेट। ओके, इसका मतलब कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, वैक्यूम में वो नहीं चलती। और दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है कि ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं और संचरण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि यहाँ ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का क्या करेगा, दोनों ही इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा होगा। ओके, और स्टेटमेंट दोनों ही इंडिविजुअली सही भी हैं, और जो सेकंड है वो पहले का एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ए फॉर अहमदाबाद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ये हिस्ट्री से रिलेटेड है और कई बार रिपीट किया गया है।
53 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्टेटमेंट 1, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट द सेंटर। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस। तो पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में दैत शासन शुरू हुआ था, ओके। और दूसरा कह रहा है कि द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी हिंदी में इसे प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ओके। तो 53 का सही आंसर है बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, यानी दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट हैं, पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन का राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में स्टेटमेंट 1 है, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है औरंगजेब्स कोर्ट वॉज एडर्न्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिस्ट ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओके। यानी कि कथन एक है जहांगीर के राज्यकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और दूसरा क्या स्टेटमेंट कह रहा है औरंगजेब, पहला जहांगीर का क्वेश्चन है, दूसरा औरंगजेब का। औरंगजेब का राज दरबार मुगल चित्रकला शैली के से जो प्रसिद्ध उसके आर्टिस्ट कलाकार थे वो वहाँ पे थे, ओके, उसके कोर्ट में, उसके राज दरबार में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का सी ऑप्शन, सी फॉर कैलकाटा, ओके। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, ओके। औरंगजेब के टाइम पे तो सारी चीज़ें बंद ही हो गई थी, पूरा आर्ट एंड कल्चर बहुत कम उसके समय पे उसमें ध्यान दिया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 में स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला 55 का स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशियन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, ओशन में पाए जाने वाले एक तरह की ये स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि फाइटोप्लैंक्टन, जिसे हिंदी में पादप प्लवक कहा जाता है, यह महासागर में सबसे ज़्यादा जैव कार्बन उत्पन्न करते हैं, ओके। तो फाइटो और सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एल्गी आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड वाटर वायोम, शैवाल शीत जल जीवों में उत्पन्न होते हैं, ओके। तो यहाँ 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बॉम्बे, ओके। और बी ऑप्शन क्या था हमारा, दोनों कथन अलग अलग सही हैं लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 में स्टेटमेंट नंबर 1 है जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लो above a height of 600 मीटर पैरेलल टू द आइसोबर्स। और स्टेटमेंट 2 है Geostrophic wind is the horizontal wind velocity in which the Coriolis force balances the horizontal pressure force, ओके। यानी हिंदी में इसे कहेंगे कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है भूविपेक्षी जो वायु होती है वो समदाब रेखाओं के समानांतर 600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर बहती है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि भूविपेक्षी वायु व क्षैतिज जो वायु वेग है जिससे कोरियोलिस जो फोर्स होता है उससे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज दाब बल का बैलेंस संतुलन करता है, ओके। तो यहाँ पे 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। और ए क्या था, ये ए का मतलब था कि दोनों अलग अलग इंडिविजुअली दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकेंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 57। और 57 क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट के क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पे। और 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए, यानी कि इनमें से जितना कोशिकीय अंग है, हमारा सेल का जितना पार्ट है उस कोशिका सेल में इनमें से किन किन में डीएनए पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही कहिए, शुद्ध हिंदी बहुत मुश्किल है, सूत्रकणिका, और न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ओके। तो इन तीनों में ही डीएनए कंटेंट होता है, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। और यहाँ पे आप एक एनालिसिस भी कर सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है जिसे हम कहते हैं कि हम यहाँ पे इन क्वेश्चंस को एनालाइज करके ओके विद स्मार्ट स्ट्रैटेजी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पे आप देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, फोर्थ में नहीं है। और आपको यदि पता है कि यहाँ पर न्यूक्लियस
क्लोरोप्लास्ट, ये भी सारे ऑप्शंस को मैच कीजिए। ओके, फिर आपको दिखेगा राइबोसोम्स, राइबोसोम्स केवल डी में दिया हुआ है। तो इस तरह से यदि आप इसका अरेंजमेंट रीजनिंग ऑर्डर में कर पा रहे होंगे तो भी आपको 50-50 का आंसर करने में यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो 57 का राइट आंसर ए ऑप्शन। नाउ 58 क्वेश्चन है, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज SCR। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसे अंतराद्रव्य जालिका कहा जाता है, तो इसमें यदि स्मूथ SCR की बात की जाए तो इसमें इसका कार्य क्या है? ओके, तो इसका कार्य होता है बी ऑप्शन, लिपिड सिंथेसिस, यानी लिपिड का फॉर्मेशन करना। ओके, तो 58 का राइट आंसर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन कह रहा है कि डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द, तो 59 का राइट आंसर होगा ए, लेंथ ऑफ द प्लांट। ओके, हिंदी में समझें तो हिंदी में कहा जाएगा कि एक बढ़ रहे तरुण पादप की शीर्षस्थ विवज्ञा को क्षति पहुंचाने का क्या अर्थ पड़ेगा? ओके, तो जो प्लांट होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है जिससे कि पौधा बढ़ रहा होता है, तो जो पौधे की लेंथ होती है एक्सियल साइड पे वो रुक जाती है। तो 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस का ही, बायोलॉजी का इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ ओनली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? ओके, इनमें से कौन सा जगत जो किंगडम है उसमें यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोश के जीव पाए जाते हैं? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, 10th तक सबने साइंस में ये पढ़ा हुआ होता है। इसका राइट आंसर है सी। ओके, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा बोथ। मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ होता है मोनेरा, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, यूपीएससी के अकॉर्डिंग मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दोनों में ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबॉर्न डिजीज? ओके, यानी कि जल से उत्पन्न होने वाली जो बीमारी है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? ये भी बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ए, जॉइंटिस, पीलिया। ओके, जीवन में कभी ना कभी सुनने का मौका भी मिला होगा। तो ये जो जॉइंटिस होती है ये वाटरबॉर्न यानी कि कोई भी इन्फेक्टेड पानी खाना, ये सब खाने से हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ सोडियम? ओके, तो क्वेश्चन का हिंदी में कहेंगे कि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 8 है। अब सोडियम के साथ यदि कोई यौगिक बनाना है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे यानी 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन में कह रहा है अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन विद masses 16U and 18U respectively. The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? Okay? ऑक्सीजन के एक नमूने में ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक हैं जिसमें द्रव्यमान कैसे है 16U और 18U। इस नमूने में यदि एक समस्थानिक आइसोटोप का रेशियो जो है वो 3:1 हो तो जो ये सैंपल है उसमें ऑक्सीजन की एवरेज औसत परमाणु संख्या कितनी होगी? तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 16.5U। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर? यानी कि इनमें से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? ओके, यानी कि एक दूसरे से घुले तो बिल्कुल स्मूथली वो कॉन्सेंट्रेशन ना हो बल्कि सेपरेशन आए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, मिल्क एक कोलाइडी सॉल्यूशन है, हम सबको पता है। तो 64 भी इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, 65 क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? ओके, तो इसे हिंदी में कहेंगे कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट की सूत्र सहनति कितनी होती है? कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 65 का करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे 106U। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 66। इसमें क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस? ओके, तो जब सिन गैस की बात की जाएगी
तो सिन गैस किसका प्रोपोर्शन होता है? इसका राइट आंसर है सी, COG, यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेज प्लस H2 हाइड्रोजन इन अ गैस फेज। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? पराध्वनिक तरंग जो होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। 67 का राइट आंसर है डी ऑप्शन, डी फॉर दैली, ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 का है द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट द पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, यानी कि किसी धारा प्रवाहित तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तार में प्रवाहित धारा पर, डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि एक स्टेनलेस स्टील चैम्बर है जिसमें ऑर्गन गैस कंटेंट है, वो एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, इनका टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन एटम्स इन द चैम्बर इज n. Now organ gas in the chamber is replaced by CO2 gas and the total number of CO2 molecules in the chamber is n by 2 at the same temperature T. The pressure is the chamber now is P. Which one of the following reactions hold true? Okay, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी, P डैश इक्वल टू 2P। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड एनएम न्यूनोमीटर। अगेन नाइस क्वेश्चन। तो 70 में आपको एंगस्ट्रॉम और न्यूनोमीटर के बीच का रिलेशन बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 न्यूनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी इज। तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, बदलेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट 72। तो जब 72 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो इफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवाट देन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर है बी, 1.6 इंटू 10⁻⁻16। ओके, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन 1 केवी के विभवांतर से गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। नाउ नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द इंडिया। अब आया ये जीके का क्वेश्चन, जीएस का, और ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, कभी आपके सिंपल अवेयरनेस से ही सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो 73 का जब हम बात करेंगे जिसमें कह रहा है कि आप जब सूर्योदय होता है तो आपको इसमें एक ऑर्डर में सभी को ईटानगर, इम्फाल, अगरतला और एजॉल को एक करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो आपको इसके लिए ज्योग्राफी में इंडिया का मैप देखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट कहाँ है, उनकी कैपिटल कहाँ है, और जब आप इसे देखेंगे तो 73 का राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। सबसे पहले इम्फाल, फिर ईटानगर, फिर एजॉल और फिर उसके बाद